अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज़बिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स के ऊपर है। और यूज़बिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स कई तरह के होते हैं, मगर मैं इनकी टाइप्स पे और उस स्पेसिफिक यूज़बिलिटी इंस्पेक्शन मेथड जिसके ऊपर आज हमने बात करनी है उस पर जाने से पहले मैं एक रिमाइंडर के तौर पे बताना चाहूँगा कि हमने प्रीवियसली पर्सोना बिल्डिंग की थी बेस्ड ऑन द रॉ डेटा कलेक्टेड थ्रू दी एथनोग्राफिक इंटरव्यूज़। और उसके बाद हमने स्नेरियो बिल्डिंग की, और स्नेरियो बिल्डिंग के बाद हमने प्रोटोटाइपिंग को देखा कि प्रोटोटाइपिंग की क्या एग्ज़ाम होती है और उनको कैसे किया जाता है, और वो स्नेरियो बिल्डिंग की बेस पे की जाती हैं प्रोटोटाइपिंग। एंड वंस यू आर डन विद द प्रोटोटाइपिंग, यू आर सपोज टू परफॉर्म द इवैल्यूएशन, यूजिबिलिटी इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोटोटाइप। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स या यूजिबिलिटी टेस्टिंग के हवाले से मेथड्स अवेलेबल हैं। आज जो हमारा एम्फोसिस है वो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के ऊपर है, और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये तकरीबन तमाम की तमाम इकसाम को कवर करेंगे एक एक करके। मगर आज का जो हमारा एम्फोसिस है वो ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन के ऊपर है। बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स, और यहाँ पे हमारे पास तमाम यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स जो हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर देखी थी उनके बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। मगर हम यहाँ पे मौजूद 2 से लेके 5 तक की जो सी यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स हैं इनके ऊपर हम तब बात करेंगे जब हम उस टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। बट आज जो हम एम्फोसाइज करेंगे वो सिर्फ ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के ऊपर करेंगे। तो बेसिकली यूजिबिलिटी इंस्पेक्शन मेथड्स, they are based on analysis and judgment rather than the experiment. तो बेसिकली ये जो एनालिसिस जजमेंट की जाती है ये बाय द एनालिसिस टीम या फिर डेवलपर टीम में से ही मेंबर्स के थ्रू की जाती है, रादर के आप टारगेट ऑडियंस से करवाएं। इस बात को सबसे पहले मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि ये जो इंस्पेक्शन या इवेलुएशन परफॉर्म की जाती है ये टारगेट ऑडियंस नहीं करती, ये जो डिज़ाइनिंग टीम में से इवेलुएटर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इसमें से ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन सिंस हमारा आज का पॉइंट ऑफ कंसर्न है तो हम इसको देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन का मकसद क्या है, और एक इसका बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करते हैं इस गिवन डिटेल में से। Heuristic evaluation basically a small team of evaluators inspects an interface using a small checklist of general principle and produces an aggregate list of potential problems. Alright, इसके अंदर हमें 2 से 3 चीज़ें की इंफॉर्मेशन मिलती है। नंबर 1, a small team of evaluators. The team which is going to inspect an interface using a small checklist of general principles. So this is the second thing. Number 1 is small team. Number 2 is the small checklist of general principles, जिसकी बेस के ऊपर evaluation perform की जाती है, and that produces an aggregate list of potential problems. So a small team of evaluators small checklist of general principles को मद्देनज़र रखते हुए एप्लीकेशन की evaluation करती है और एक एग्रीगेट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है। ये ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के अंदर किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बेसिक आइडिया लेने के लिए ह्यूरिस्टिक एवेल्यूएशन के हवाले से तो ठीक है, मगर इसके अलावा भी कई स्टेप्स इसके इन्हीं इस एंड टू एंड प्रोसेस के अंदर भी मज़ीद कुछ डिटेल शामिल हैं, और ये एग्रीगेट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद भी कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं जो कि अभी हम आने वाले अभी लेक्चर के मज़ीद आने वाली स्लाइड्स के अंदर इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल के अंदर जाऊँ, सबसे पहले मैं दोबारा से हाईलाइट करना चाहूँगा देयर इज़ अ स्मॉल टीम ऑफ इवैल्यूएटर्स, नॉट द टारगेट ऑडियंस। सेकंड थिंग, अ स्मॉल चेक लिस्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स जिनको मद्देनज़र रखते हुए इवैल्यूएशन की जाती है प्रोडक्ट की, एंड एग्रीगेट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस की जाती हैं। सो 3 चीज़ों का यहाँ पे हमें आइडिया होना ज़रूरी है इस स्लाइड को कवर कर लेने के बाद। इसके बाद हमारे पास आती है ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन की चेक लिस्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स। वो जो हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा कि जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी बेस के ऊपर एग्रीगेट लिस्ट प्रोड्यूस की जाती है एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की एप्लीकेशन के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाई की जाती हैं प्रॉब्लम्स,
तो वो ये 10 जो है वो चेकलिस्ट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इवेलुएशन की जाती है। इसके बारे में हम डिटेल में आज का लेक्चर बेसिकली इन्हीं 10 पॉइंट्स को कवर करता है और उसके बाद एक हमारे पास सैम्पल सिनेरियो है जिसको हम समझेंगे और पूरे प्रोसेस ह्यूरिस्टिक इवेलुएशन के प्रोसेस को सही तरीके से गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब 10 के 10 पॉइंट्स के ऊपर हमने एक एक करके एम्फोसाइज करना है, बट इससे पहले कि हम इनके ऊपर एक एक के ऊपर जाके इसके ऊपर फोकस करें, हम एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हुए चलते हैं और फिर इनको डिटेल में कवर करेंगे। नंबर 1 है जी विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी किसी आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो क्या आपके आइकन पे क्लिक करते ही यूआई फौरन अपीयर हो जाती है, या फिर वो एक ऐसी यूआई है जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस को बैकग्राउंड में इनिशिएट करती है और उसकी वजह से प्रोसेसर बहुत ज़्यादा टाइम लेता है कि वो यूआई को डिस्प्ले करे। तो इस दौरान आपके क्लिक करने से यूआई के डिस्प्ले होने तक जो भी काम प्रोसेसर बैकएंड में परफॉर्म कर रहा है, तो आपका सिस्टम बेसिकली आपके पर्सपेक्टिव से जो सिस्टम है वो आपको वेट करवा रहा है। तो क्या ये जो सिस्टम का जो स्टेटस है कि आप जो है ऑन वेटिंग मोड हैं फ्रॉम द प्रोसेसर, एंड प्रोसेसर इज एक्चुअली working very hard to accomplish the goal which you assigned him या assigned the processor, तो क्या उस स्टेटस की विजिबिलिटी आपको आ रही है? फॉर इंस्टेंस कोई प्रोग्रेस बार या फिर कोई जो हैंग के अगर हैंग हो जाने पे या कोई प्रोसेस बैकग्राउंड पे चल रहा है उसकी बेस पे आपको कोई प्रोग्रेस बार या कोई वेटिंग के लिए कोई कर्सर वगैरह नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, या जो भी प्रोसेसेस बैक एंड में परफॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में आप यूज़र को जो है वो अवेयर करवा रहे हैं थ्रू आउट द इंटरेक्शन या नहीं। उसके बाद सेकंड में बारी आती है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस हम जो एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर जो टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं ख़ास तौर पे, क्या वो टर्म्स एक आम आदमी के लिए जो कि उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करेगा या आपकी टारगेट ऑडियंस में से भी किसी भी कैटेगरी का जो आपका यूज़र है उसकी समझ में वो टर्म्स आती हैं, उसकी डेली लाइफ में वो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल एक पूरी एग्जांपल एक कोट करना चाहूँगा अंडर दिस पॉइंट, और मैं मोस्ट लाइकली इस पॉइंट की डिटेल में जब जाऊँगा तो तब भी एम्फोसाइज करूँगा कि मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड। फॉर इंस्टेंस आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और आप उसका पेज एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो आपको शो करता है, अगर वो पेज नहीं मिलता तो आपको सर्वर शो करता है एरर 404। तो क्या ये जो एरर 404 मैसेज है क्या ये एक आम इंसान के लिए समझ आ सकता है, या इसको इसको जो है वो इनक्रिप्ट करके एक आम अल्फाज में यूज़र को समझाने की ज़रूरत है? वेब सर्वर के पर्सपेक्टिव से तो ये ठीक है, बिकॉज जब भी कोई इंटरेक्शन टेस्टिंग कर रहा होगा तो वो कोई टेक्निकल पर्सन ही होगा और अगर एरर 404 भी आता है तो उसके लिए वो रिकग्नाइजेबल है। मगर क्या ये रिकग्नाइजेबल है आम आदमी के लिए? अगर मैं फॉर इंस्टेंस या कोई भी एक आम इंसान जो है वेब एप्लीकेशन को सर्च कर रहा है, ब्राउज कर रहा है ओवर द इंटरनेट, और वो पेज नहीं मिलता सर्वर से, तो क्या अगर वहाँ पे एरर 404 शो कर देना जो है वो एक अक्लमंदी है या नहीं है? सो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, ताकि लोगों को आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ इंटरेक्शन प्रिटी नेचुरल लगे, जैसा कि उनकी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, और वो बेहतर तरीके से आपकी एप्लीकेशन को समझ सके और इंटरेक्ट कर सके। तो ये यहाँ पे दूसरा पॉइंट था। और इसके बाद तीसरा पॉइंट ये था कि यूज़र कंट्रोल एंड फ्रीडम, कि यूज़र अगर बाय चांस किसी ऐसे सिनेरियो में चला जाता है एक्सीडेंटली जहाँ पे वो नहीं जाना चाहता था, तो क्या उससे निकलने के लिए यूज़र को एक आसान वे आउट अवेलेबल है या नहीं, या फिर यूज़र जहाँ पे भी काम कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर, यूज़र इंटरफेस के अंदर, तो उसको तमाम एप्लीकेशन के ऊपर कंट्रोल हासिल है या नहीं। और इसके बाद फोर्थ पे आता है कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। फॉर इंस्टेंस अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं एंटर की, या फिर आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं सबमिट की, फॉर इंस्टेंस अगर आप ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो क्या जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एंटर करना है उन तमाम जगहों पे आप टर्म एंटर ही इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक है। या फिर जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन एंटर कर लेते हैं उसके बाद आप सबमिट प्रेस करते हैं, तो क्या आपने किसी इंटरफेस के ऊपर सबमिट के बजाय एंटर या डन या कुछ भी इस किस्म की टर्म तो नहीं इस्तेमाल की हुई? तो आपने सेम पर्पस के लिए सेम टर्म की कंसिस्टेंसी भी ज़रूरी होती है। टर्म्स की कंसिस्टेंसी ये एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा भी आपकी एप्लीकेशन के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थ्रू आउट दी एप्लीकेशन, और सेम स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा होना चाहिए।
और उसके बाद आती है एरर प्रिवेंशन की। एरर का आ जाना और वहाँ उसमें से फिर निकलना, उसमें एप्लीकेशन का आपको हेल्प करना, ये एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन उससे पहले बारी आती है एरर प्रिवेंशन की, कि क्या एप्लीकेशन, अगर एक एप्लीकेशन के अंदर 100 किस्म की एरर अक्कर होने के चांसेस हैं, तो क्या आपकी एप्लीकेशन इंटेलिजेंटली बिहेव करती है उनमें से 70 to 80% सिनेरियो के अंदर, और उन एरर्स में आपको जाने ही नहीं देती? तो ये बेसिकली एरर प्रिवेंशन का एस्पेक्ट है। और उसके बाद सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है रिकग्निशन रादर देन रिकॉल। कि आप जब एप्लीकेशन, ये हम इस बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, कि रिकग्निशन करना while interacting with the application is relatively more efficient in comparison with having a look on the interface and then recalling information from your long term memory. So the recognition is more efficient in comparison with recall. तो आपकी एप्लीकेशन इस तरह से डिज़ाइन हुई होनी चाहिए कि जिसके अंदर इंटरेक्शन के दौरान रिकग्निशन का एस्पेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल हो, रादर के रिकॉलिंग का फिनोमिनन जो सा है उसको बार बार एक्टिवेट किया जा रहा हो। दिस वे द एप्लीकेशन, द इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच एफिशिएंट। और उसके बाद बारी आती है सेवंथ पॉइंट की, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़। कि क्या हर कैटेगरी के लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है उस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करते हुए जिस किस्म की वो चाहते हैं, और क्या वो हर एक कैटेगरी का जो टारगेट ऑडियंस है वो एफिशिएंटली आपकी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कर पा रहा है। ये बेसिकली सेवंथ पॉइंट। और उसके बाद है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इसका मतलब ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन का लेआउट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, नॉट ओनली जस्ट लेआउट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द लेआउट, वो जो है एप्लीकेशन का, वो कंसिस्टेंट है थ्रू आउट द एप्लीकेशन, और उसका जो डिज़ाइन है वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट है, और वो बार बार आपको एक ही काम करने को, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर आपने गोल अचीव करना है और उसके अंदर आपने अगर एक इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी हुई या एक आपने टास्क परफॉर्म कर दिया हुआ है, तो कहीं वो ओवर द थ्रू आउट द प्रोसेस आपको वो बार बार इंफॉर्मेशन एंटर करने को या वो बार बार प्रोसेस परफॉर्म करने को तो नहीं कहता। तो बेसिकली इस चीज़ का ध्यान इस पॉइंट 8 में रखने की ज़रूरत होती है। और उसके बाद बारी आती है हेल्प यूज़र रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। अगर एरर प्रिवेंशन के बाद भी कुछ ऐसे सिनेरियोज रह सकते हैं कि जहां पे प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, तो फिर ज़रूरी है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हेल्प करे यूज़र को टू रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर्स। फॉर इंस्टेंस जब आप लैन के साथ अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और सम हाउ आपकी आपकी जो कनेक्टिविटी है उसमें कुछ इशू आता है, आप इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर पाते, तो विंडोज़ आपको ट्रबल शूटिंग की एक असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं और आपको एक आसान अल्फाज के अंदर ये बताने की कोशिश कर रिकॉग्नाइज करवाती हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, फिर डायग्नोज करने में भी आपकी हेल्प करती हैं, और इन केस इट इज़ डूएबल to recover from the error uh, while using that I would say feature of the Windows, तो वो भी आपको किसी हद तक आपको मदद करती है, असिस्ट करती है इस सिनेरियो के अंदर वे आउट निकालने में और आपको इस मसले से निकलने के लिए। और उसके बाद एंड में बारी आती है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। एक बात का हमेशा हमने ध्यान रखना है कि जब भी हम एप्लीकेशन को डिज़ाइन करें तो एक डिज़ाइनर की मोटिवेशन या एक डेवलपिंग टीम की जो मोटिवेशन है, डेवलपमेंट टीम की जो मोटिवेशन है वो ये होनी चाहिए कि उस एप्लीकेशन की हेल्पिंग मटेरियल या डॉक्यूमेंटेशन को कभी भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। आपका डिज़ाइन इतना इफ़ेक्टिव हो, इतना नेचुरल हो इंटरेक्शन उसका, कि कभी भी यूज़र को हेल्प की या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ना पड़े। बट आपकी एप्लीकेशन के अगेंस्ट हेल्प या असिस्टेंस आप कह लें या फिर डॉक्यूमेंटेशन आप कह लें, वो हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। अब एक चीज़ जहन में ये आ सकती है कि डॉक्यूमेंटेशन भी तो हेल्प के लिए इस्तेमाल होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हेल्प के लिए हम डेमोज़ को हम इस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ इज़ बेसिकली डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जिसको पढ़ के वे आउट निकाला जा सकता है इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ये 10 पॉइंट्स हैं, चेक लिस्ट है ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स जिसको मद्देनज़र रखते हुए आपने एप्लीकेशन को इवेलुएट करना होता है। जब भी आप ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं किसी भी एप्लीकेशन की, तो आपने इन 10 पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना है। आपने एक एप्लीकेशन को थ्रू आउट राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड आपने एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करना है, और आपने अंडर दीज 10 पॉइंट्स
या 10 प्रिंसिपल्स आपने देखना है कि कहीं इंटरेक्शन किसी भी इन 10 पॉइंट्स में से किसी भी एस्पेक्ट इन 10 एस्पेक्ट्स में से किसी भी एस्पेक्ट में लैग तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली आपने वो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी हैं इन प्रिंसिपल्स की रोशनी में जो कि एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बेसिकली ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन का मकसद है, और एक जो इवैल्यूएशन टीम है वो इसको परफॉर्म करती है, और ये वो 10 प्रिंसिपल्स हैं और इसकी मदद से वो कोशिश करती है प्रॉब्लम्स को निकालना और उनको आइडेंटिफाई करना। अब एक एक करके इन पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में इनको समझने की कोशिश करते हैं। आई जस्ट सपोज कि आपको शायद 10% या 20% आपको इस इन पॉइंट्स के बारे में आइडिया हो गया होगा, और अगर 20% से ज़्यादा नहीं हुआ, या इनफैक्ट अगर आपको 20% से भी कम इसके बारे में समझ आ पाई है, तो आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको जब मैं इन पॉइंट्स के बारे में डेडिकेटेडली इनके बारे में कंटेंट को पढ़ूंगा और एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको इंशाल्लाह इसके बारे में समझ आ जाएगी। ऑलराइट जी, नंबर 1 था हमारे पास विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। The system should always keep users informed about what is going on through appropriate feedback within reasonable time. For example, अगर आपका सिस्टम बिजी है तो आप उसको बिजी कर्सर शो करवा सकते हैं for 1 to 10 seconds. अगर आपका प्रोसेसर is going to take 1 to 10 seconds in order to achieve the assigned task which is assigned actually by the user, तो अगर 1 से लेके 10 सेकंड लगना एक्सपेक्टेड है तो आप उसको बिजी कर्सर शो करवा सकते हैं। अगर द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक मोर देन 10 सेकंड्स टू अकम्प्लिश, तो आप उसको रादर के बिजी कर्सर शो करवाएं, आप उसको प्रोग्रेस इंडिकेटर या प्रोग्रेस बार जो है आप उसको शो करवा सकते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर 1 से लेके 10 सेकंड तक अगर 10 सेकंड से ज़्यादा प्रोसेस लेगा अपनी एक्टिविटी को अकम्प्लिश करने में, और अगर आप उसके बावजूद आप उधर बिजी कर्सर शो करते हैं, तो हो सकता है कि 10 सेकंड के बाद यूज़र को शायद ये महसूस होना शुरू हो जाए कि शायद आपका सिस्टम जो सा है वो हैंग हो चुका हुआ है, इसलिए प्रोग्रेस बार को शो करवाना ज़्यादा फिजिबल होता है। तो बेसिकली विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस के अंदर यही है कि बैकग्राउंड पे जो एक यूज़र की परफॉर्म किए हुए एक्शन के अगेंस्ट बैकग्राउंड पे जो भी हो रहा है, ये बिजी कर्सर या प्रोग्रेस बार जो सा है ये डिले के परस्पेक्टिव से सिर्फ एक एस्पेक्ट है, लेकिन एज अ होल अगर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करवाई गई है उसके अगेंस्ट यूज़र जितना भी टाइम ले रहा है रिस्पॉन्स बैक करने में, इस दौरान जो भी हो रहा है उसके बारे में यूज़र को अपडेट रखना थ्रू आउट द प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस जब आप कोई सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं, तो आपको थ्रू आउट द प्रोसेस बताता है कि अब जो है वो मज़ीद जो है APIs की ज़रूरत थी, या मज़ीद जो है वो मॉड्यूल्स की ज़रूरत थी, उसको वो सिस्टम से ये जो इंस्टॉलर है ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है, इतनी डाउनलोड हो चुकी हुई है, इतनी डाउनलोड रहती है, और जैसे डाउनलोड हो जाती है तो वो बताता है कि अब मैं ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस इतनी हो चुकी हुई है, सो एंड सो फोर्थ। सो इस तरह की विजिबिलिटी ऑफ द सिस्टम स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जहाँ पे भी सिस्टम लैग करेगा वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करनी है अंडर ह्यूरिस्टिक इवेल्युएशन। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, के यूज़र को जोन सी ज़ुबान और जोन सा एक नेचुरल इंटरेक्शन समझ में आता है, आपने उसी को मैप करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर या अपनी प्रोडक्ट के अंदर या फिर अपने सिस्टम के अंदर। सो इसको ये यहाँ पे एक पॉइंट के थ्रू थोड़ा सा हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रहा है कि स्पीक द यूज़र्स लैंग्वेज, दिस इज़ मोर बेनिफिशियल, and through speaking a user's language, match between system and the real world is relatively easy to achieve. और इसके हवाले से कुछ मज़ीद डिटेल ही यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। द सिस्टम शुड स्पीक द यूजर्स लैंग्वेज with words, phrases, and concepts familiar to the user rather than the system oriented terms. Follow real world conventions, making information appear in a natural and logical order. फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने इस बुलेट को पहले एक्सप्लेन करते हुए एरर 404 की एग्जांपल दी, आप उसको यहाँ पे एसोसिएट करते हुए मज़ीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज के परस्पेक्टिव से। और फिर उसने कहा अपीयर इन द नेचुरल एंड लॉजिकल ऑर्डर। फॉर इंस्टेंस जब भी आप एक प्रोग्राम रन करते हैं तो अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन का एक प्रॉपर फ्लो आपको नज़र आ रहा होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जिस तरह से भी आप उसको देखना चाहें कि कहाँ से एक्सेप्शन ओरिजिनेट हुई है और उस एक्सेप्शन की वजह से कौन कौन सी फर्दर एक्सेप्शंस आती चली गई और एक पूरा का पूरी चेन प्रोसेस बन गया एक्सेप्शंस का,
तो बेसिकली आपको लैंग्वेज और फ्लो दोनों का ध्यान रखना है in order to achieve a match between system and the real world for the user. तो ये सेकंड पॉइंट था। इसके बाद ये हमने दो पॉइंट्स कवर किए और इसके बाद बारी आती है थर्ड पॉइंट की कि यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम। कि यूजर ऑफन चूज सिस्टम फंक्शंस बाय मिस्टेक and will need a clearly marked emergency exit to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogues. फॉर इंस्टेंस बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली आपसे क्लिक हो जाता है या फिर आप एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और आपको उसके बारे में इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता एंड यू एंड अप विद अ सिचुएशन जहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आपने वापस अपनी इनिशियल स्टेट तक कैसे पहुँचना है। इस सिनेरियो के अंदर इमरजेंसी एग्जिट प्रोवाइड करना या फिर जैसे यहाँ पे इसने कहा हुआ है कि क्लियरली मार्क्ड एग्जिट जो है प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है यूज़र की फ्रस्ट्रेशन को मिनिमाइज रखने के लिए। और आप ये जो थर्ड पॉइंट है इसको अचीव कर सकते हैं अनडू एंड रीडू के थ्रू भी, ये भी एक तरीक़ाकार है, मगर ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन की नेचर के ऊपर कि वहाँ पे अनडू और रीडू एप्लीकेबल, ये नेचर ऑफ जो एक्शन है एप्लीकेबल है या नहीं, या फिर आपको वाकई में इमरजेंसी एग्जिट डायरेक्ट टू द इनिशियल स्टेट ही देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली थर्ड पॉइंट था। और उसके बाद बारी आती है फोर्थ पॉइंट की, कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स। Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. Follow platform conventions. ये बेसिकली एंड में उसने गाइड करने की आपको कोशिश की है कि यूज़र को बेसिकली आपने परेशान नहीं करना थ्रू आउट द इंटरेक्शन कि क्या इस एंटर का मतलब भी वही था जो कि दो इंटरफेसेस पहले इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हुए एंटर का मतलब था, या सबमिट का या डिलीट का या रिमूव का जो मतलब था। बेसिकली ये इशू ज़्यादातर जो है वो ऐसे टर्म्स के अंदर ही आते हैं जो कि इंटर रिलेटेड होती हैं या फिर एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। तो इस तरह की टर्म्स जब इस्तेमाल की जाती हैं तो उनकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है उसकी कंसिस्टेंसी का होना विद इन दी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि यूज़र उसको मिक्स ना करे, उसकी वजह से कंफ्यूज ना हो। तो आपको बेसिकली कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए और बेहतर यह है कि आप उस डोमेन रिलेटेड जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो करें ताकि वो बिकॉज वो कन्वेंशंस जो सी हैं वो यूज़र के लिए ऑलरेडी अंडरस्टैंडेबल होंगी ज़्यादा। और उसके बाद बारी आती है एरर प्रिवेंशन की। इवन बेटर देन गुड एरर मैसेजेस is a careful design which prevents a problem from occurring in the first place. So rather कि आप एक वे आउट प्रोवाइड करें किसी एरोनियस सिचुएशन से निकलने के लिए यूज़र को, बेहतर तो यही होगा कि आपका यूज़र इंटरफेस इतने स्मार्टली डिज़ाइन हो कि आप यूज़र को उस एरोनियस सिचुएशन के अंदर जाने ही ना दें। आई एक्सेप्ट द फैक्ट कि 100% ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बट 60 to 80% पॉसिबिलिटी होती है कि हम यूज़र को एरोनियस सिचुएशन में डंप होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल कोड कर रहा है, इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू रादर देन टाइपिंग इन नेम, confirmation before dialog action, be aware of modes, avoid similar command names, warning if cap lock is activated when entering a password etc. अच्छा, यहाँ पे इसने फर्स्ट हम एक एक करके इनको सबको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम मेन्यू रादर देन टाइपिंग द नेम। अगर आप नाम एंटर कर, अगर आप किसी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, तो बेहतर है कि आप सिलेक्शन मेन्यू में जाएं और वहां से जाके उस एप्लीकेशन को पिक करें, सिलेक्ट करें और फिर अपलोड करें, रादर कि आप उसका नाम एंटर करें। नाम एंटर करने से चांसेस ज़्यादातर ये हैं कि एरर आ जाएगा। तो अगर आप बजाय ये कि यूज़र को आप ये फैसिलिटी दें कि वो आप यूज़र को इसके ऊपर बाउंड करें कि वो नाम खुद से मैनुअली एंटर करे, और इसके बजाय आप यूज़र को इस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करें कि यूज़र उस एप्लीकेशन को जाके यूआई में से सिलेक्ट कर ले, तो आप बेसिकली एरर प्रिवेंशन कर सकते हैं इस एक्टिविटी के दौरान इस तरह से फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करके। कंफर्मेशन बिफोर डेंजरस एक्शंस, फॉर इंस्टेंस आप किसी एप्लीकेशन को डिलीट कर रहे हैं तो वो आपसे कंफर्मेशन ले ले कि कहीं आपसे गलती से तो प्रेस नहीं हो गया डिलीट का बटन, या फिर आप किसी और एप्लीकेशन को, किसी और फाइल को डिलीट तो नहीं करना चाह रहे थे और ये गलती से आपने इस फाइल को सिलेक्ट कर लिया हो, या फिर आप मल्टीपल फाइल्स को जब सिलेक्ट कर रहे हैं
तो कहीं आपने किसी ऐसी फाइल को सिलेक्ट तो नहीं किया हुआ जिसको आप डिलीट नहीं करना था। तो इस तरह के वार्निंग देना या फिर आप एक तरह से रिमाइंडर के तौर पे यूज़र से कंफर्मेशन ले लेते हैं। बी अवेयर ऑफ मोड्स, कि यूज़र को ये पता रहे कि वो इस वक्त जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो किस मोड के अंदर कर रहा है। बिकॉज हो सकता है कि एक मोड के अंदर ये बेसिकली स्लिप, और अगर आप मिस्टेक में जाएं तो वहाँ से आपको बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ सकती है। बी अवेयर ऑफ मोड्स, कि हो सकता है कि एक मोड के अंदर एक्टिविटी जो है वो सेट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करना इज़ प्रिटी नेचुरल और प्रिटी एक्यूरेट, मगर अगर मोड चेंज हो जाए एप्लीकेशन का, तो तब अगर आप वो सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करें तो वो आपको एक एरोनियस सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। तो आप यूज़र को जिस मोड में यूज़र काम कर रहा है एप्लीकेशन के, उसके बारे में भी थ्रू आउट अवेयरनेस देते रहें, तो तब भी आप एरर प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अवॉइड सिमिलर कमांड नेम्स, इस बारे में जैसे हमने प्रीवियसली भी बात की कि अगर जो है वो एंटर या सबमिट है, डिलीट या रिमूव है, इस तरह की टर्म्स जो हैं इस्तेमाल करने से अगर हम बेहतर है अवॉइड करें तो कन्फ्यूजन से बचा जा सकता है। वार्निंग इफ़ कैप लॉक इज़ ऑन, फॉर इंस्टेंस अगर कोई बंदा पासवर्ड एंटर कर रहा है और अगर कैप लॉक ऑन है तो इट इज़ गोइंग टू इंटरप्रेट पासवर्ड इंटायरली डिफरेंट इन एंटायरली डिफरेंट मैनर। तो बेहतर है कि आप उसको अवेयर करवा दें, या फिर अगर कोई टाइप कर रहा है तो आप उसको बता दें कि कैप लॉक आपका ऑन है, पहले ही बता दें, रादर कि वो टाइप कर ले और उसके बाद उसको पता लगे कि जो भी उसने सारा कुछ टाइप किया, फॉर इंस्टेंस 2 से 3 वर्ड भी अगर टाइप कर दिए हैं तो वो बेसिकली कैपिटल लेटर में टाइप हो गए हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये कुछ जो है वो एग्जांपल्स उसने यहाँ पे एरर प्रिवेंशन की कोट की। और उसके बाद बारी आती है सिक्स्थ चेकलिस्ट पॉइंट की, कि रिकग्निशन रादर देन रिकॉल, मेक ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस एंड ऑप्शंस विजिबल। द यूजर शुड नॉट have to remember information from one part of the dialogue to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate. For instance, अगर आप एक फॉर्म के अंदर इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं और आप वो फॉर्म एंटर करके सबमिट करना चाहते हैं किसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो अगर आपने वहाँ पे एप्लीकेशन के फॉर्म के ऊपर आपने इन्फॉर्मेशन एंटर की और आपने सबमिट दबाया, फॉर इंस्टेंस देयर वाज सम इशू विद द इंटरनेट और वो इन्फॉर्मेशन नहीं सबमिट हो सकी, और आपको उसने एक ऐसे पेज पे आपको एक ऐसा डिस्प्ले शो करवा दी जिस पे लिखा हुआ था कि जी इंटरनेट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, और आपका सारा का सारा जो आपने लाइक फॉर इंस्टेंस एक बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म फिलअप किया था, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अगर ज़ाया हो जाए तो वो भी मसला है। और उसको ये एप्लीकेशन को ये चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन को कैरी फॉरवर्ड करे। अगर वो फॉर्म कहीं सबमिट गलती से नहीं हो पाया, किसी वजह से नहीं हो पाया, और अगर दोबारा से वो पेज रीलोड किया जाता है तो वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उन टेक्स्ट एरिया के अंदर या जो भी ऑप्शंस है वहाँ पे दोबारा से अवेलेबल होनी चाहिए। या फिर अगर आप एक फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या आप एक अकाउंट आपने बनाया हुआ है और वहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं, तो कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें से आपने लाइक 20% ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपने ऑलरेडी अकाउंट बनाते हुए भी एंटर की थी, तो आपकी एप्लीकेशन को चाहिए कि वो एप्लीकेशन सबमिट करते हुए आपकी, यानी कि उस सॉफ्टवेयर को चाहिए कि अगर आप कोई एप्लीकेशन उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए सबमिट करें तो 20% ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो आपने वहाँ पे अकाउंट बनाते हुए इस्तेमाल की थी वो ऑटोमेटिकली फैच करके ले आए, ताकि आपको उसको ना दोबारा से एंटर करना पड़े। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक जो फॉर्म है उसके ऊपर आपको डेट एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि जो आपने डेट एंटर करनी है, फॉर इंस्टेंस आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो इसके ऊपर आपने किस किस्म के डेट फॉर्मेट के मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। क्या आपने ईयर पहले एंटर करना है, क्या आपने मंथ एंटर पहले करना है, या फिर आपने डे को पहले एंटर करना है। दरमियान में इस फॉर्मेट के अंदर दरमियान में कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी और एंड पे कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी। तो अगर आप इस सिनेरियो के अंदर, ये जो मैं सेकंड सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप उस ऑप्शन के सामने अगर आप वहाँ पे फॉर्मेट क्लियरली बता दें, या फिर आप कैलेंडर की ऑप्शन दे दें जहाँ से यूज़र सेलेक्ट कर सकता हो इन्फॉर्मेशन को, तो यूज़र को जो है वो रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी यूआई से ही रिकग्नाइज करके इन्फॉर्मेशन को आराम से एंटर कर सकेगा, उस पैटर्न को रिकग्नाइज करके विदाउट रिकॉलिंग या फिर विदाउट अप्लाइंग हिट एंड ट्राई मेथड, और मल्टीपल ऑप्शन जो है वो अप्लाई करने के बाद उसको ये पता लगेगा सही पैटर्न क्या था डेट ऑफ बर्थ एंटर करने का।
Users short-term memory is limited. Provide examples, default values, easily retrievable instructions. तो बेसिकली आप इस तरह की हेल्प या असिस्टेंस प्रोवाइड करके यूज़र को रिकॉलिंग से बचा सकते हैं और रिकग्निशन को थ्रू आउट द इंटरेक्शन एक्टिव रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ की, कि आपकी एप्लीकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल वाइल इंटरेक्टिंग एंड एफिशिएंट थ्रू आउट द इंटरेक्शन। आप एक्सेलरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक्सेलरेटर्स आर अनसीन by the noise user. They may often speed up the interaction for the expert users such that the system can cater to both inexperienced and experienced users. Allow user to tailor frequent actions. तो बेसिकली आपने यूआई के अंदर वो आपको ये बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है कि आप अपनी यूआई के अंदर ऐसे एक्सेलरेटर्स को ऐड करें जो कि एक नॉइज़ यूज़र के लिए, एक नॉविस यूज़र के लिए विजिबल भी ना हो, और जो एक एक्सपर्ट यूज़र है उसको उसकी अवेयरनेस भी हो और वो उसको एफर्टलेसली इस्तेमाल कर सके, ताकि आपकी एप्लीकेशन को हर कैटेगरी के लोग, चाहे वो नॉविस यूज़र है या फिर वो एक्सपर्ट यूज़र है या वो इंटरमीडिएट है, वो उसको अपने अपने एतबार से इस्तेमाल कर सके और उनको ये इल्यूजन मिले कि ये एप्लीकेशन डेडिकेटेडली उनके लिए ही डिज़ाइन की गई हुई है। सो दिस वे आप जो है एप्लीकेशन को तमाम कैटेगरी की टारगेट ऑडियंस के लिए फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे इसने कोट की हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे कि आप एप्लीकेशन की इंटरेक्शन के दौरान एप्रीवेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, कमांड कीज़ को या फिर हम शॉर्ट कीज़ कह सकते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप अहेड की आप असिस्टेंस लोगों को दे सकते हैं, एडिट एंड री इशू प्रीवियस कमांड्स की आप लोगों को आसानी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेन्यू ऑफ मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फाइल्स या मैक्रोज जो से हैं, आप इसके थ्रू लोगों के लिए इंटरेक्शन को फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है एट्थ इंस्ट्रक्शन की या चेक पॉइंट की या चेक लिस्ट में से जो है वो एट्थ पॉइंट की बारी आती है, एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। डायलॉग्स शुड नॉट कंटेन इंफॉर्मेशन which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of information and diminishes their relative visibility. Less is more. सो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि नंबर वन, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एट पॉइंट के अंदर एक चीज़ को एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूँगा। नंबर वन कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका जो लेआउट है वो थ्रू आउट द इंटरेक्शन विद दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है स्टैंडर्ड रहना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल कुछ इस तरह से कोट करना चाहूँगा